हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय में एक पुरानी चली आ रही मान्यता को लेकर काफी हद तक स्पष्टता प्रदान करी है और जिसमें उसने ये कहा है कि सामुदायिक अच्छाई के लिए, समुदाय की यानी कि सार्वजनिक भलाई के लिए हर संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति मानना जो है वो उचित या फिर फीजिबल यानी कि संभव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में यह कहा कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक बना देने का राज्य का अधिकार यानी कि सरकारों का जो अधिकार है वो असीमित नहीं हो सकता। निजी अधिकार, निजी संपत्ति को भी हमको एक मान्यता, एक कानूनी मान्यता देनी पड़ेगी। सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना, समझ में कम आ रहा है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं आया हूं, अगले 5-7 मिनट में आपको एकदम आसान तरीके से यह बात समझा दूंगा ताकि आपको जो है इसमें कोई डर ना लगे, कोई समस्या ना आए। ठीक है, चिंता मत कीजिए, 10 मिनट का वीडियो है, साथ में रहिए। शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि भाई यूपीएससी की पढ़ाई कहां से करें, कौन सी किताबों से करें, तो आप जो है ये हमारी 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर आप ये ले लेंगे तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी अन्य पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। एजे लाइव कोड अगर आप लगा देंगे तो आपको मात्र 4299 की 18 किताबें मिल जाएंगी। यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी आप इन किताबों से कर सकते हैं, कोई और एक भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी समस्या एनसीईआरटी की किताबें हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसमें काम का क्या है और बेकार का क्या है, और आपको लगता है कि आपका समय जो है वो व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, तो आप हमारी 5 किताबों का सेट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 किताबों के सेट से जुड़ जाइए। मात्र 1200 रुपए में आपको मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। और इनके जरिए जो भी काम की चीजें हैं एनसीईआरटी की वो हमने इसमें डाल दी हैं, जो काम की चीजें नहीं है वो इससे हटा दी हैं। तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की तैयारी को एक सही आकार जो है आप प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि यह निर्णय क्या है। देखिए, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 39 है, अगर हम अनुच्छेद 39 की बात करें, उसमें भी अगर हम अनुच्छेद 39B की बात करें, अनुच्छेद 39B की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 39B क्या कहता है कि संसाधनों का अधिकार जो है यह सार्वजनिक होगा। भारत के संविधान में जो एक समाजवादी आदर्श है वो यहां से आता है, लेकिन ये डीपीएसपी है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कानूनी तौर पर लागू करना बाध्यता इसको नहीं है। तो संसाधनों का जो एक अधिकार होगा वो सामुदायिक होगा, यानी कि एक तरह से निजी संपत्ति का अधिकार बहुत कम होगा। संसाधनों का अधिकार जो है वो सामुदायिक होगा और उनका वितरण भी समानता पूर्वक होगा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि आर्थिक नीतियां ऐसी होंगी जिससे संसाधनों का वितरण जो है वो समानता पूर्वक तरीके से हो। यह अनुच्छेद 39B यहां पर कहता है। अनुच्छेद 39C क्या कहता है कि संसाधनों का जो संगठन है, संग्रहण है, वो एक जगह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी वेल्थ, सारी संपत्ति जो है वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास ही जाकर रह जाए। संग्रहण जो है वो कुछ लोगों तक बस नहीं रहना चाहिए कि बस कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बात अनुच्छेद 39C कहता है। ठीक है, अब कहने को तो ये डीपीएसपी है, लेकिन हम जैसा जानते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 31C के तहत क्या किया गया, राज्य सरकारों को यह आदेश दिए गए कि भाई आप अपनी नीतियां बनाते समय इन दोनों फंडामेंटल राइट, माफ कीजिएगा, इन दोनों नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेंगे। इंदिरा गांधी सरकार ने तो यहां तक कर दिया था कि भाई ये वाले, अगर इन दोनों नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने में अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है तो वो भी ठीक माना जाएगा। यह भी इंदिरा गांधी सरकार ने नियम बना दिया था, हालांकि ये सब बाद में बदल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वो समय था जब भारत का जो एक राजनीतिक तंत्र था वो पूरी तरह से समाजवादी टर्न ले रहा था। हम ये चाहते थे कि भाई सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा शक्ति हो, सरकार कहीं से भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित करके सामाजिक या सार्वजनिक उसके भलाई के लिए उसका प्रयोग कर पाए।
लेकिन यह बात भी हम जानते हैं कि भाई भारत में निजी संपत्ति भी है, और भारत में इस बात को लेकर हमेशा एक द्वंद रहा है कि निजी संपत्ति को जो है उसका किस तरह से सम्मान या किस तरह से पालन जो है वो किया जाना चाहिए। तो 1977-78 के समय में क्या हुआ, कर्नाटक में एक मामला हुआ। ये थोड़ा ऐतिहासिक मामला है, इसको ध्यान रखिएगा। 1977-78 में एक कर्नाटक में क्या हुआ, जो वहां का रोड ट्रांसपोर्ट का विभाग था, जो वहां का सड़क परिवहन विभाग था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। सरकार ने कहा अब यहां पर जो सड़क परिवहन है वो हम चलाएंगे, बसें हम चलाएंगे। इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कर लिया गया। तो जो प्राइवेट बस इत्यादि के ऑपरेटर थे वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भैया ये तो हमारी संपत्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो प्राइवेट संपत्ति है। जो रूट बनाया, जो बसें बनाई, वो तो हमने बनाई। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय 7 जजों की ये बेंच थी, और उस बेंच ने 4-3 के बहुमत से ये कहा कि भाई ये सार्वजनिक संपत्ति आप कुछ भी बना, माफ कीजिएगा, 4-3 के बहुमत से उन्होंने ये कहा कि भाई निजी संपत्ति का अधिकार इसमें होना चाहिए। 4-3 के बहुमत से उन्होंने निजी संपत्ति का अधिकार सौंपा। आप कहेंगे इसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ क्या बेटा, कई बार भारत की न्यायपालिका में ऐसा हुआ है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट रहा है वो जज के व्यक्तिगत छवि के कारण ज्यादा प्रचलित हो गया। तो यहां पर जस्टिस वीके कृष्णा अय्यर, ये जो 3 जज थे जिन्होंने इससे असहमति दर्ज की थी, उनमें से एक थे भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा जाने माने जज जो माने जाते हैं, वीके कृष्णा अय्यर साहब जो थे, अय्यर, वो इनमें से एक जज थे। और इन्होंने एक माइनॉरिटी जजमेंट लिखा, इन्होंने एक अल्पमत का जो है निर्णय यहां पर लिखा। लेकिन आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि अनेक हाई कोर्ट्स ने अनेक मामलों में इस कृष्णा अय्यर के माइनॉरिटी जजमेंट को फॉलो करना उचित समझा। कृष्णा अय्यर ने यह कहा कि सामुदायिक संसाधन की आप जब बात करते हैं, कृष्णा अय्यर ने यह कहा कि भाई सामुदायिक संसाधन की आप जब बात करते हैं तो उसमें सब शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। कृष्णा अय्यर ने यह कहा कि अगर आप सामुदायिक संसाधन बनाने की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ शामिल हो सकता है, उसमें कोई सीमा, कोई उसकी सरहद नहीं हो सकती, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक जो है वो नहीं हो सकती। यह बात कृष्णा अय्यर साहब ने कहा। कृष्णा अय्यर साहब ने कहा कि भाई समाजवाद हमारे संविधान का एक हिस्सा है, और हमें अगर इस पे हम रोक टोक लगाना शुरू कर देंगे तो फिर इसका फायदा ही क्या हुआ। तो कृष्णा अय्यर का ये जो अल्पमत का ओपिनियन था ये बहुत चला, और आगे जाकर बार बार कोर्ट ने इसको यूज किया। जैसे 1982 में एक मामला हुआ था, उसमें भी इसको प्रयोग किया गया। तो अब जो है इस मामले को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस डाला गया कि भाई इस पर स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो यह माना जाएगा ना, लेकिन अक्सर सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी जजमेंट को फॉलो कर लेती है या दूसरे कोर्ट माइनॉरिटी जजमेंट को मान लेते हैं। तो इसमें क्या माना जाए, आप एक बार फाइनल निर्णय दे दीजिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ बनाई गई, 9 जजों की बेंच बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ कर रहे थे। और इस 9 जजों की बेंच ने आज अपना निर्णय दिया, और इन्होंने यह कहा कि जो हमारे संसाधन हैं इसमें सभी संसाधनों को सामुदायिक नहीं माना जा सकता। यानी कि कृष्णा अय्यर, इन्होंने यह कहा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के विचारों से आज की तारीख में हम सहमत नहीं हो सकते। कृष्णा अय्यर के विचारों से असहमत है, यह इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम जस्टिस कृष्णा अय्यर के विचारों से यहां पर असहमत हैं। आज की परिस्थिति में, भाई हो सकता है उस समय की परिस्थिति अलग रही हो, निश्चित तौर पे अलग थी, लेकिन आज की परिस्थिति में जब हम ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति चाहते हैं, ऐसे में अगर हम यह कह देंगे कि भाई कोई भी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति बन सकती है, तो उससे तो निवेशक दूर भागेगा, निवेशक तो फिर हमारे पास नहीं आना चाहेगा, यह बात स्पष्ट है। तो ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि इन विचारों से अब असहमति है, और इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी निजी संपत्ति जो है वो सामुदायिक संपत्ति नहीं बन सकती। कोई भी संपत्ति जो है, सरकार को यह असीमित अधिकार नहीं हो सकता।
कि आप कोई भी संपत्ति जो है उसको आप सामुदायिक बना दें, ये नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ टेस्ट होने चाहिए, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर उनका पालन होगा तभी वो संपत्ति सामुदायिक मानी जा सकती है, सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ये बात स्पष्ट है। तो अब जैसे इसमें क्या किया गया कि संपत्ति की प्रकृति क्या है, भाई किस तरह की संपत्ति है, संपत्ति की प्रकृति क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा कि संपत्ति की प्रकृति क्या है, इसके अधिग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा क्या इस संपत्ति की कमी है, जो भी संसाधन है क्या उसकी कमी है, बाकी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है या फिर नहीं है, ठीक है, यह बात क्लियर है। और अगर आप इसका अधिग्रहण करोगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, है ना, ये बात भी क्लियर है कि इससे कुछ बहुत बड़ा लाभ भी होगा या नहीं होगा, और इससे जो है सरकार के जन विश्वास में कमी आएगी या फिर नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार रैंडमली किसी की भी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा, इन सारे क्राइटेरिया को नापा जाएगा और उस मापन के बाद ही कोई संपत्ति जो है उसको सरकार अधिग्रहित कर पाएगी। यह बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि यह निर्णय जो है सर्वसम्मति से नहीं हुआ। इसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया यानी कि 8-1 की सहमति से जजमेंट हुआ है। जस्टिस सुधांशु धूलिया नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इससे असहमति जताई है और उन्होंने जस्टिस कृष्णा अय्यर के विचारों से सहमति जताई है। लेकिन चूंकि 8-1 के बहुमत से निर्णय पारित हुआ है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक मत जो है वो ये माना जाएगा। ठीक है, तो भारत का संविधान कितना समाजवादी है और कितना समाजवादी नहीं है, इस पर अगर आप कभी भी चर्चा का उत्तर अब लिखते हैं तो आपको इस निर्णय के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह निर्णय एक तरह से भारत का एक न्यायिक झुकाव भी जो है वो समाजवाद से दूर होता हुआ नजर आता है। यह यहां पर स्पष्ट है, तो यह एग्जाम्पल आपको जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार दोबारा बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे पढ़ी जाए, कैसे खत्म किया जाए, 5 एनसीईआरटी का हमारा सेट है, 1199 में मिल जाएगा। अगर आप एजे लाइफ कोड लगा देंगे, सारी काम की चीजें हैं एनसीईआरटी में, जो भी हैं बेकार की सारी चीजें हटा दी हैं, तो भाई इनको ले लीजिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर आप जनरली ये सोचकर परेशान हैं कि यार यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, तो 18 किताबों का हमारा सेट आता है, ये आप ले लेंगे तो आपको यूपीएससी के लिए कोई भी अन्य पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो जो भी आपको लेना है आप उससे जुड़ जाइए। ये वाला सेट जो है ये एजे लाइफ कोड के साथ आपको 4299 का मिल जाएगा। आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।